हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मातृभूमि। मैं बबीता डिमरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की बुक वितान भाग 2 का तृतीय अध्याय अतीत में दबे पाँव, जिसके लेखक ओम थानवी जी हैं। ओम थानवी जी के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ओम थानवी जी का जन्म 1957 में हुआ था और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ओम थानवी जी का विशेष योगदान रहा है। पुरस्कार और सम्मान भी इन्हें जैसे थानवी जी को एडिटर्स गिफ्ट और इंडिया के महासचिव रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी इन्हें पुरस्कार मिला। बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी थे। श्री थानवी जी का साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला और जो पुरातत्व और पर्यावरण है उसमें विशेष योगदान रहा है। ओम थानवी जी ने जो आपको एक पाठ ये यात्रा वृत्तांत के रूप में दिया है वो है अतीत में दबे पाँव। ओम थानवी जी का एक चर्चित यात्रा वृत्तांत है। इसमें ओम थानवी जी ने जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके दो प्रमुख स्थल थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं का विस्तृत वर्णन किया है कि ये जो पुरातात्विक स्थल थे ये किस तरह के थे, इस स्थलों में क्या क्या जो नियोजन स्थल थे वो किस तरह के थे। ये एक प्राचीन सभ्यता थी, साधन संपन्न सभ्यता थी। इस सभ्यता के बारे में उन्होंने जो अपना एक अनुभव, स्वयं का अनुभव जो उन्होंने लिखा है उसका वर्णन किया है। तो आइए इस पाठ को हम कुछ प्रमुख तथ्यों के आधार पर पढ़ते हैं। सबसे पहले दो प्रमुख चीज़ें आप समझ लीजिए। सबसे पहला कि इसमें जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला। और जो आपको बार बार इसमें एक शब्द सुनाई देगा, पुरातत्वविद। तो जो ओम थानवी जी थे स्वयं भी एक पुरातत्वविद भी थे। तो पुरातत्वविद का अर्थ होता है ये वो लोग होते हैं जो पिछली सभ्यताओं के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। यानी जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी उस सभ्यताओं में क्या क्या थी, क्या क्या चेंजेस थे, जो दबी हुई सभ्यताएं थी उनके बारे में ये जानते हैं कि जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें क्या क्या होता था, किस तरह के उस टाइम लोग रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह का जीवन यापन करते हैं, इस सब का वर्णन किया गया है। तो उसी तरह ओम थानवी जी ने भी इस पाठ में इसी चीज़ का वर्णन किया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सभ्यता, इन दो सभ्यताओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो आइए विस्तार से इस चैप्टर के प्रमुख बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला है अतीत में दबे पांव। जो रचना है वो ओम थानवी जी का यात्रा वृत्तांत है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने इसमें विश्व के प्राचीनतम नगर, जो दो नगर मैंने अभी बताया सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन जो सभ्यताओं में जो खंडहर थे, जो यहाँ की जीवन शैली थी, उस सब का वर्णन इसमें ओम थानवी जी ने किया है। देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले है मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड। जो मोहनजोदड़ो जो स्थल था इसमें एक बहुत ही बड़ा महाकुंड या जल कुंड जिसे हम कहेंगे, यह महाकुंड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आकर्षक व आकर्षक भरा कुंड था, जो आधुनिक सभ्यता को भी अपने नियोजन से नीचा दिखा रहा था। यानी जो हमारी आज की आधुनिक सभ्यता है उस जो ये उस टाइम का जो जल कुंड था उससे भी इसका बेहतर नियोजन था। यानी इसकी जो बनावट थी, जो इसका एक ढांचा था, वो आज के जो हम इतने प्रसिद्ध, आज हम जिस युग में जी रहे उससे भी अच्छा इसका स्तर था। इसकी जो माप थी वो 40 फुट लंबा था, 25 फुट चौड़ा था और 7 फुट गहराई वाले इस कुंड में उत्तर और दक्षिण में भी सीढ़ियाँ उतरती थी। उत्तर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में खुलते हुए मुंह वाले 8 स्नानागार इसमें थे। स्नानागार में मतलब नहाने का जो था कुंड था, इसमें 8 स्नानागार थे। 3 और साधुओं के कक्ष थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। कुछ इसका जो तल और दीवारें थी वो चूने से बनी हुई थी और बाकी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला तथ्य है इसका मोहनजोदड़ो का बौद्ध स्तूप। ये भी बहुत प्रमुख था। जो मोहनजोदड़ो का ये बौद्ध स्तूप था ये लगभग 2600 वर्ष पूरा बना हुआ एक बौद्ध स्तूप था। इस सभ्यता की प्राचीनता को ये सिद्ध करता है कि मतलब इतना पुराना जो ये बौद्ध स्तूप है ये बताता है कि ये कितना प्राचीन बौद्ध स्तूप था और कितना
मजबूत बौद्ध स्तूप था जो अभी भी उसी तरह दिखता है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप है। यह एक मानव निर्मित पक्की ईंटों से बना हुआ है। मानव निर्मित यानी मनुष्य ने बनाया और पक्की ईंटों से बना हुआ एक चबूतरे पे बना हुआ है। चबूतरा यानी एक पेड़ के चारों तरफ जो ईंटों से बना हुआ, इस तरह से बना हुआ। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए, यानी जब ये बौद्ध स्तूप रहा होगा तो जो भिक्षु लोग रहे होंगे, जो साधु लोग रहे होंगे, वो इस चबूतरे में बैठते थे। यह स्तूप गढ़ के एक सिरे पर स्थित है, यानी जो पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, उसके एक सिरे पे एक कोने में ये स्थित है। यह इमारत आज तक अपने मूल स्वरूप में बची हुई है। जैसी ये तब थी वैसी की वैसी ये आज भी है। बाकी सब खंडर हो गया, लेकिन जो ये बौद्ध स्तूप है ये अभी भी वैसा का वैसा है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना मजबूत रहा होगा। इस न इस नगर भारत का लैंडस्केप कहा जाता है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? लैंडस्केप कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी की कृषि व व्यापार। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पशुपालक एवं खेतिहर सभ्यता थी, यानी वो लोग पशुओं का पालन भी करते थे और खेतिहर यानी खेती भी करते थे। यहाँ से सूती कपड़े का निर्यात होता था। जो सूती कपड़े थे वो यहाँ से निर्यात यानी भेजे जाते थे। सूत की कताई के साथ साथ रंगाई का कार्य भी होता था। जो सूत की कताई यानी सूत जो ये निकालते थे उसके साथ साथ ये रंगाई भी करते थे कपड़े पे। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ कपास पैदा होता था। इससे क्या सिद्ध होता है कि तभी ये कार्य कर पाते थे, क्योंकि यहाँ कपास पैदा होता था। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, खजूरन, तरबूजा और अंगूर भी यहाँ पैदा होते थे। इसके साक्ष्य यहाँ मिले हुए हैं। तांबे का ज्ञान होने से कृषि और औजार तांबे के बनाए जाते थे। ये सब उन्नत खेतिहार, यानी इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत अच्छी कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे। क्योंकि जब यहाँ ये चीज़ें मिली हैं जो खुदाई के दौरान, तो उससे पता चलता है कि इन लोगों की जो सभ्यता थी वो बहुत अच्छे तरीके से खेती करती थी और पशुओं को पालती थी। नेक्स्ट है, एक आडंबर रहित सभ्यता। अजायब घर में औजार तो मिले हैं पर हथियार नहीं, अर्थात एक शांति प्रिय सभ्यता थी। अजायब घर यानी जो यहाँ के जो प्रमुख चीज़ें थी वो सब चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके रखी हुई है। यहाँ पर इनको औजार मिले, औजार मतलब जैसे खेती करने के लिए इन्हें चीज़ें मिली है, पशुओं को मारने के लिए जो तीर वगैरह ये चीज़ें तो यहाँ मिली है, पर बहुत बड़े यहाँ पे हथियार नहीं मिले हैं। जिससे पता चलता है कि ये हथियार ज़्यादा नहीं रखते थे। ये एक शांत प्रिय सभ्यता थी। अनुशासन में यहाँ बहुत चीज़ें मिली हैं। जो भी कार्य यहाँ हुआ इतने अनुशासन में हुआ कि पता चलता है कि ये सभ्यता बहुत अनुशासित सभ्यता थी, जिससे इतनी महान सभ्यता को जन्म दिया होगा। वो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ बहुत सारे भव्य महल मिले, मंदिर मिले, राजाओं की समाधियाँ मिली। यानी पता चलता है कि इस टाइम बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर थे, बहुत बड़े बड़े महल थे। राजा इस टाइम थे क्योंकि उनकी समाधियाँ मिली है, तो इसका मतलब राजा भी थे। नरेश के सिर पर साधारण मुकुट है, छोटी नावें हैं। ये सब इस सभ्यता को लघुता में भी महता की सभ्यता कहलाती है। यानी ये बताती है कि उस टाइम जो भी था सब कुछ था, लेकिन एक बहुत ही नियोजित ढंग से था। एक बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। इस सभ्यता में खेती, पशुपालन, ये सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से होते थे और ये सभ्यता एक महान सभ्यता थी। तो कुछ महत्वपूर्ण इन तथ्यों के आधार पर आप इस पाठ को समझ पाए होंगे कि जो लेखक है उन्होंने जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका स्वयं इन्होंने अवलोकन किया। ये खुद वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी, उसके बाद उन्होंने इस सभ्यता के बारे में लिखा है। आपने इन पॉइंट को अगर ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप इस पाठ से अवश्य ही सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। धन्यवाद।